अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेनल डिजीज, जो कि अप्लाइड न्यूट्रिशन का यूनिट नंबर 7 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास रेनल डिजीज है, जो नेफ्रोलिथियासिस हो गया, रेनल फेलियर हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो उनके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में हमारे पास डाइट का क्या रोल है, वो कौन सा डाइट है जिसको लेके आप हाई रिस्क पे होते हैं कि आपको ये डिजीज हो जाए। और इसी के साथ साथ इस यूनिट के जो आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं तो वो भी हम मेंशन करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है आज के यूनिट के, जिसको हमने कवर करना है कि आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर फॉर नेफ्रोलिथियासिस एंड रेनल फेलियर, कि वो कौन से न्यूट्रिएंट है जिसको लेके आप हाई रिस्क पे होते हैं कि आपको नेफ्रोलिथियासिस हो जाए या रेनल फेलियर हो जाए। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास इटियोलॉजी काज है, जो प्रिवेंशन है या मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोलिथियासिस या रेनल फेलियर है, तो उसमें डाइट का क्या रोल है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हमारे पास डिजीज है उसमें न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कौन कौन सी होगी, और एट द एंड हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है और इसकी प्रिवेंशन या इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि रिस्क फैक्टर ऑफ नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं किडनी स्टोन को। सही है कि जब किडनी में स्टोन पैदा हो जाए तो उसको नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। किडनी स्टोन या तो कैल्शियम स्टोन कहलाता है, या हमारे पास वो ऑक्सलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन भी हमारे पास होता है। इसके हमारे पास रिस्क फैक्टर कौन से, रिस्क फैक्टर मतलब वो चीजें जिसकी वजह से आप हाई चांस पे होते हैं कि आपको नेफ्रोलिथियासिस हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री। अगर ये आपका जेनेटिक है, ये फैमिली में रन कर रहा है, तो आप हाई रिस्क पे हैं कि ये आपको हो सकता है। इसके बाद डिहाइड्रेशन, देखो किडनी हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर लेकर जाता है, इस तरह हार्मफुल सब्सटेंस एलिमेंट्स वगैरह उसको भी बाहर लेकर जाता है। लेकिन अगर एक पर्सन को डिहाइड्रेशन है, उसके बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस जितनी भी है, ये इसकी स्टेसिस होगी किडनी में, जिस तरह कैल्शियम हो गया, जिस तरह एक्सलेट वगैरह हो गया। और जब उनकी स्टेसिस होगी आपकी किडनी में, तो आप हाई रिस्क पे होंगे कि आपको क्या हो जाए, आपको किडनी स्टोन हो जाए। इसके बाद डाइट हाई इन प्रोटीन, सोडियम एंड शुगर, हाई एक्सलेट कंटेनिंग फूड, कि वो डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास किडनी है, इसका मेन मकसद प्रोटीन के जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट, इसको वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से निकालना। अगर आपके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है, या आप शुगर या सोडियम वगैरह ज़्यादा लेते हो, या एक्सलेट ज़्यादा है आपके डाइट में, तो फिर आप हाई रिस्क पे होते हैं कि आपको नेफ्रोलिथियासिस या किडनी स्टोन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है ओबेसिटी। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ओबेसिटी हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज करता है। हमारे पास कैल्शियम वगैरह की मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है, और जब हमारे पास वो इफेक्ट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल एकमुलेशन होती है, हमारे पास हार्ट प्रॉब्लम आते हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह हमारे पास काज होता है, तो फिर इस वजह से आप क्या होते हैं, हाई रिस्क पे होते हैं कि आपको नेफ्रोलिथियासिस हो जाए। इसके बाद हमारे पास सर्टन सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन, कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्स है, जिस तरह कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए, इस तरह बाकी हमारे पास जो मेडिकेशन आती है, जिस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, अगर ये आप ज़्यादा लेते हैं या हद से ज़्यादा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप हाई रिस्क पे होते हैं कि आपको नेफ्रोलिथियासिस या किडनी स्टोन हो जाए। इसके बाद हमारे पास ये गैस्ट्रिक बाईपास, देखो ये हमारे पास नॉर्मल स्टोमिक है, लेकिन अब किसी वजह से स्टोमिक कैंसर हो गया है, तो फिर क्या होते हैं कि इसको बाईपास किया जाता है। यहाँ पे यहाँ से एक ट्यूब को ले आकर यहाँ पे डायरेक्टली उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर किया जाता है। सही है, तो फिर ये जो फूड है, ये हमारे पास ये स्टमक से यहाँ से नहीं गुजर के आता। देखो नॉर्मली फूड यहाँ से गुजर के यहाँ तक आ जाता है, लेकिन जो इसमें फूड है वो यहाँ से नहीं आएगा। ये इस पूरे हिस्से को बाईपास कर लेते हैं। जब इस हिस्से को बाईपास कर लेते हैं, तो इस हिस्से में जो चीज़ एब्जॉर्ब होने वाली थी वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होती तो उसकी एक्युमुलेशन फिर किडनी में होती है, और फिर आप क्या होते हैं, किडनी स्टोन का रिस्क पे हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव डिजीज एंड सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इन्फ्लेमेशन, बाउल डिजीज, chronic diarrhea can cause change in digestive process that affect your absorption of calcium and water, increasing the level of stone forming substance in your urine। देखो
जब हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बावल का हो, चाहे वो हमारे पास गैस्ट्रिक वगैरह का हो, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ों की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, वो इफेक्ट हो जाती हैं और वो एक्सेस में हमारे पास किडनी में चली जाती हैं। वहाँ पे उनकी स्टेसिस की वजह से क्या हो जाती है, किडनी स्टोन फार्मिंग आपके पास हो सकती है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेडिकेशन है, अदर मेडिकल कंडीशन है हमारे पास की डिजीज एंड कंडीशन दैट में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड रेनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, अगर आपको है सिस्टोन्यूरिया है, सिस्टोन्यूरिया आपके ये कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे कोई सिस्ट वगैरह बन गया है, तो उसकी वजह से भी एक्युमुलेशन होती है, स्टेसिस होता है और आपको क्या होते हैं, स्टोन फार्मिंग होते हैं। इसके बाद हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म है, हाइपर पैराथायराइडिज्म भी यही होता है कि उसमें कैल्शियम की आपके पास बैलेंस वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सर्टन मेडिकेशन है एंड सम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये डिफरेंट हमारे पास मेडिकल कंडीशन है जो आपको हाई रिस्क पे कर लेती है, किसके लिए, नेफ्रोलिथियासिस किडनी स्टोन के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जा रेनल फेल्योर पे। रेनल फेल्योर किसे कहते हैं कि किसी भी वजह से अगर आपके ये किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस इफेक्ट हो गए तो फिर इसको कहते हैं रेनल फेलियर। फिर ये हम इसके हमारे पास टाइप्स हैं, ये एक्यूट भी होता है और हमारे पास क्रॉनिक भी होता है, तो वो एक अलग सा चैप्टर है। अच्छा, रिस्क फैक्टर कौन से, अब हमारे पास वो कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एक पर्सन हाई रिस्क पे होते हैं कि उसे रेनल फेलियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर, ये तो सिंपल है, आपको पता है कि अगर किसी पर्सन के हेरिडिटी में इस तरह के रेनल डिजीज वगैरह है तो फिर वो हाई रिस्क पे है कि उसको भी हो जाए। उसके बाद हमारे पास ओबेसिटी की वजह से बिल्कुल वही बात है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म वगैरह इफेक्ट होता है, हमारे पास फैट्स वगैरह की एक्युमुलेशन होती है जिसकी वजह से एक पर्सन रेनल फेलियर की हाई रिस्क पे हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या हो, तो रिसर्च कहती है कि हमारे पास एक पर्सन जो स्मोकिंग करता है और दूसरा पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करता, तो वो स्मोकिंग वाला पर्सन 4 टाइम हाई रिस्क पे है कि उसे रेनल फेलियर डेवलप हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हमारे पास हार्ट प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में बंदा चला जाता है और हमारे पास क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स वगैरह वो भी डैमेज होते हैं। तो फिर क्या होते हैं कि स्मोकिंग हमारे पास इनडायरेक्टली 4 टाइम हाई रिस्क पे कर लेते हैं आपको रेनल फेलियर के लिए। इसके बाद हमारे पास है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से भी आपको रेनल फेलियर होते हैं। अक्सर हमारे पास हार्ट और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उसे एक्यूट रेनल फेलियर ज्यादा होता है। इसके बाद डायबिटीज, तो डायबिटीज में बिल्कुल इसी तरह होते हैं कि आपके बॉडी में जो है ग्लूकोज वगैरह ये किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। फिर आपके पास क्या हो जाते हैं कि आपके पास किडनी में एक तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह अपने साथ फ्लूइड लेकर आता है। क्योंकि आपके पास जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो अपनी तरफ वाटर को कैच करेगा, तो फिर आप में क्या हो जाता है, किडनी में आपका स्वेल हो जाता है, किडनी उसमें वाटर वगैरह ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज एबनॉर्मल मिकदार में किडनी के थ्रू फिल्टर होता है और ये डायबिटीज के दौरान होता है। तो इसमें आप फिर हाई रिस्क पे होते हैं रेनल फेलियर के लिए। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, हमारे पास अगर कोई रेनल स्टोन है या किसी भी वजह से हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ब्लॉक हो गया है या वो नैरो हो गया है, तो उस वजह से फिर हमारे पास क्या होते हैं, किडनी पे प्रेशर पड़ता है और आप रेनल फेलियर के लिए रिस्क पे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्रग इंड्यूस, जिस तरह एनाल्जेसिक से पेन किलर जो हमारे पास है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ और ड्रग भी है जो क्या कराते हैं, जिसकी वजह से आप रेनल फेलियर का शिकार हो सकते हैं। तो फिर हमने ये करना है कि अगर रेनल फेलियर का कोई पेशेंट है तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और प्रिवेंशन के लिए भी इसका ख्याल रखेंगे। अब हमारे पास ये है कि प्रोग्रेशन ऑफ किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज के, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे सीकेडी भी कहते हैं, तो वो हमारे पास एक पर्सन किस तरह इस डिजीज का शिकार हो जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज वो डिजीज होती है जो टाइम के साथ स्लोली आपके किडनी को डैमेज कर ले। तो पहले हमारे पास किडनी जो होती है वो होती है हमारे पास नॉर्मल, लेकिन फिर क्या है कि आपके डिफरेंट रिस्क फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होने के लिए हाई रिस्क पे होती है। अगर उन रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट ना किया जाए फिर क्या होगा, फिर आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने का पता किस तरह चलेगा कि उसका फंक्शन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होते एक टाइम आएगा कि आपको किडनी फेलियर हो जाएगा।
मैं फिर से आपको बता दूं, नॉर्मल किडनी है लेकिन डिफरेंट रिस्क फैक्टर है, जिस तरह अभी हमने कुछ पढ़ भी लिए। अगर उनको प्रिवेंट ना किया जाए फिर क्या होगा, फिर आपके पास किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और जब किडनी डैमेज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो फंक्शन है वो कम होता जा रहा है, और टाइम के साथ ये फंक्शन जितना कम होगा, एक टाइम आएगा कि आपकी किडनी मुकम्मल जो है वो फेल हो जाएगी। सही है, तो इसे हमारे पास कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो अब जो हमने नेफ्रोलिथियासिस पढ़ा, ये डिजीज जो हमने किडनी के पढ़े, इसके लिए हमने कौन कौन सी डाइट लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेनी है लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि प्रोटीन की एक्सक्रीशन, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट वो थ्रू किडनी होती है, तो हम प्रोटीन कम लेंगे ताकि आपके पास किडनी पे प्रेशर कम पड़े। इसके बाद सफिशिएंट कैलोरी, हमने सफिशिएंट एनर्जी लेनी है ताकि हमारे किडनी फंक्शन के लिए जो एनर्जी यूज होती है, या जो कम प्रोटीन लेने की वजह से जो हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो थ्रू कार्बोहाइड्रेट वगैरह पूरी हो जाए। सही है। इसके बाद हमारे पास लो अमाउंट ऑफ टेबल साल्ट, कि हमने टेबल साल्ट जो है सोडियम वो कम लेना है। रीजन, क्योंकि ये आपने एक्सपेरिमेंट खुद भी किया होगा कि जब आप ओपनली नमक को रख लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो नमक गीला होता है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर को एब्जर्व करता है। जब आपके बॉडी में नमक ज्यादा होगा, साल्ट आप ज्यादा लेंगे, सोडियम ज्यादा लेंगे, तो वो अपनी तरफ वाटर को खींचेगा और आपके पास किडनी में वाटर स्वेलिंग, किडनी की स्वेलिंग होगी, आपको रेनल डिजीज हो सकता है। इसके बाद हमारे पास लो अमाउंट ऑफ फास्फेट आपने कम लेना है, लो अमाउंट ऑफ पोटाशियम, अगर आप ये कम लेंगे इसकी स्टेसिस आपके पास नहीं होगी और किडनी स्टोन वगैरह ये आपको नहीं होगा। इसके बाद वेरिएबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल नीड, कि हर इंसान को कैल्शियम की अपनी नीड्स होती हैं, लिहाजा आपने वेरिएबल अमाउंट में कैल्शियम लेना है, जो आपकी नीड होगी, ज्यादा आप नहीं लेंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है, प्रोटीन। A balanced diet adequate in both energy and protein is recommended. A very high protein diet may cause tubular damage to the kidney, as the kidney will have to filter more of the protein. कि आप वो डाइट लेंगे जिसमें एनर्जी और प्रोटीन दोनों नॉर्मल हो, बैलेंस हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो फिर जो आपकी ट्यूबुलर सेक्रीशन है तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन जो आपकी किडनी में होती है वो हो जाता है डैमेज। अब रेनल, हमारे पास रेनल सिस्टम क्या है, किडनी में फिल्ट्रेशन वगैरह किस तरह होती है, इसका वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप रेनल सिस्टम फुल पढ़ सकते। इसके बाद अ लो प्रोटीन डाइट of 0.6 to 0.8 gram per kg per day is often recommended for the management of chronic kidney disease. अगर एक पर्सन को chronic kidney disease है तो क्या होते हैं, उसके लिए रिकमेंडेड जो हमारे पास प्रोटीन है वो 0.6 से लेके 0.8 ग्राम पर केजी पर डे रिकमेंड है। अगर वो इतनी प्रोटीन लेगा तो उसकी जो नीड है वो भी पूरी होगी और उसका किडनी जो है वो मजीद डैमेज भी नहीं होगा, उसकी किडनी पे हमारे पास प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है कि ये विस्कस साइकिल है कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं फिर ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होती है वो हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है तो उसकी फिल्ट्रेशन भी फिर ज़्यादा करनी होती है। इसकी वजह से ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ख़राब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है और इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है। जब वो हमारे पास बढ़ जाता है फिर वो हमारे पास हमारे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को मज़ीद ख़राब कर देता है और ये हमारे पास एक साइकिल सा चला जाता है। लिहाजा हाई प्रोटीन डाइट हमने नहीं लेनी क्योंकि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डैमेज करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन सोर्स, वो कौन से डाइट है जो कि प्रोटीन सोर्स के तौर पे काम करते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है। तो वो फर्स्ट हमारे पास है काउ मिल्क। काउ मिल्क हमारे पास जो हो गया, स्किम मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश, ड्राई फिश, चिकन मीट, चीज मेड फ्रॉम काउ मिल्क, पल्सेस एंड लेग्यूम। तो इस चीज़ों में हमारे पास होता है प्रोटीन सोर्स, ये हमारे पास प्रोटीन सोर्स है और इसको हमने नॉर्मल मिकदार में लेना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन की डिफिशियंसी भी ना हो। इसके बाद डायलिसिस डाइट किसे कहते हैं? डायलिसिस डाइट हमारे पास वो डाइट होता है जिसमें वो तमाम सब्सटेंस जिसकी वजह से आपको क्या हो, आपको रेनल प्रॉब्लम हो, आपको रेनल डिजीज हो, वो कम से कम होती है। इसकी वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, लेकिन वो सब्सटेंस जिसकी वजह से आपको रेनल डिजीज हो सकती है वो भी कम होती है।
इसमें आता है अ डायलिसिस डाइट इज वन दैट इज लो इन सोडियम फास्फोरस एंड प्रोटीन, कि ये हमारे पास वो डाइट होते हैं जिसमें सोडियम फास्फोरस और प्रोटीन की मिकदार कम होती है। अ डायलिसिस डाइट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड लिमिट फ्लूइड। ये क्या करता है, ये आपके पास इसमें फ्लूइड भी कम होता है और इसमें प्रोटीन हमारे पास वो हाई क्वालिटी का होता है। देखो किडनी के डिजीज के दौरान आप प्रोटीन यूज करेंगे लेकिन हाई क्वालिटी वाला, लो क्वालिटी वाला प्रोटीन फिर आपको खराब कर लेते हैं। लिहाजा डायलिसिस डाइट में हमारे पास क्या होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। सम डायलिसिस डाइट में आल्सो कॉल फॉर लिमिटेड पोटाशियम एंड कैल्शियम, और कुछ डायलिसिस डाइट में जो एक पर्सन के नीड्स के मुताबिक उसमें हमारे पास पोटाशियम और कैल्शियम भी कम होते हैं। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की कंडीशन पे। एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड देयरफॉर अ डाइटिशियंस will work with each patient to come up with a dialysis diet that is tolerated to his or her need। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास डाइट स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं हर पर्सन की नीड के मुताबिक, मीन्स हर पर्सन की अलग नीड्स होती है डायलिसिस डाइट की। अब हम आ जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंतहाई इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट आप में क्या है, ये एमसीक्यूज के लिए आप इस सेंटेंस को याद कर ले कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ रेनल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रोटीन यूरिया। आपके यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया, ब्लड में प्रोटीन कम होता है, एंड जनरलाइज एडिमा। अगर एक पर्सन को एक कंडीशन हो तो इसका मतलब यह है कि उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। सिंड्रोम हमारे पास उस डिजीज को कहते हैं जिसके सिम्टम ज्यादा होते हैं। लिहाजा इसमें आपको यूरिन में आपके प्रोटीन ज्यादा होंगे क्योंकि प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती, लिहाजा वो आपके यूरिन में बाहर जाएंगे। इसी के साथ साथ आपके पास ब्लड में यूरिन की प्रोटीन की मिकदार कम होगी। क्यों? क्योंकि वो अनअब्जॉर्ब फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर निकलते हैं, लिहाजा ब्लड में उसकी मिकदार कम होगी। और चूंकि हमारे पास अगर आपके किडनी में यूरिन ज्यादा है, आपकी किडनी में प्रोटीन ज्यादा है तो वो अपनी तरफ वाटर को खींचता है, लिहाजा आपके पास क्या होते हैं, आपको एडेमा भी हो सकता है इसकी वजह से, जनरलाइज एडेमा जिसे कहते हैं। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज यूजुअली इंक्रीज, इसमें प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल हमारे पास इंक्रीज हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज यूजुअली काज्ड बाय डैमेज टू द क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल इन योर किडनी दैट फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम योर ब्लड, कि हमारे पास हमारी किडनी में वो ब्लड वेसल्स वगैरह जिसका फंक्शन क्या होते हैं, जिसका फंक्शन फिल्ट्रेशन होते हैं और एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वो वेसल्स हमारे पास डैमेज हो जाते हैं, लिहाजा किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी इफेक्ट होगा और किडनी बाहर वाटर बॉडी से एक्सेस वाटर को नहीं निकाल सकता। इसी वजह से आपको फिर जनरलाइज एडिमा हो जाता है कि किडनी के वाटर एक्सेस वाटर को बॉडी से नहीं निकाल सकता, लिहाजा इसमें आपको फिर आपके बॉडी में वो फ्लूइड रहते हैं और आपको एडिमा हो जाता है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन कौन सी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हमने लेनी है कि अ हेल्थी डाइट फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट कंसिस्ट ऑफ लो साल्ट, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल विद एम्फेसिस ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल। बिल्कुल ये हमारे पास किडनी डिजीज है, लिहाजा इसमें हमने वो डाइट लेना होगा जिसमें साल्ट कम हो, जिसमें फैट्स कम हो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो, ताकि उनकी बॉडी में एकोमोडेशन ना हो और किडनी पे उसको प्रेशर भी ना पड़े। और हमने क्या कहने, फ्रूट्स और वेजिटेबल हमने ज्यादा लेने हैं। इसके बाद द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड्स अ पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम शुड हैव डिपेंड ऑन द पेशेंट करंट कंडीशन, एज एंड वेट। और ये जितने भी प्रोटीन या फ्लूइड वगैरह पेशेंट लेता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दौरान, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, उसके स्टेज ऑफ डिजीज पे, उसकी कैपेसिटी ऑफ किडनी पे, कि उसकी किडनी की कितनी एफिशिएंसी है, कितना वो फंक्शन है, और डिपेंड करता है उसके एज पे। मीन्स ओल्ड एज है तो फिर उसके लाजमी बातें फिल्ट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपने उसको कम ये डाइट देना होगा। इसके साथ उसके वेट पे भी डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास वो ओवर वेट है या ओबेज है तो फिर उसको कोलेस्ट्रॉल और फैट ये इंतहाई कम हमने देने हैं। लो सोडियम
लूज सोडियम हेल्प विथ स्वेलिंग इन द हैंड्स एंड लेग्स। देखो सोडियम अपनी तरफ वाटर को खींचता है, अगर आपके ब्लड में सोडियम ज्यादा होगा तो वो अपनी तरफ वाटर को खींचेगा और आपको फिर एडेमा होगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जब लो सोडियम देंगे फिर वो क्या करेगा, वो स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फाइबर सच एज होल ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन हेल्प लोअर टोटल एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो हम उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल इसलिए देंगे कि वो हमारे पास फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसकी को कम करते हैं हमारे बॉडी में। इसके बाद हमारे पास लो फैट्स 1% और स्किम डेयरी प्रोडक्ट, कि आप डेयरी प्रोडक्ट से जब फैट्स को रिमूव करते हैं तो इसको कहते हैं स्किम मिल्क। तो आपने हमने क्या करना है, लो फैट्स या स्किम मिल्क जो है डेयरी प्रोडक्ट हमने पेशेंट के लिए वो यूज करने हैं। इसके बाद लीन कट्स ऑफ मीट, लेस रेड मीट एंड मोर चिकन एंड फिश, कि वो फिश और चिकन ज्यादा लेगा, रेड मीट वो कम, क्योंकि रेड मीट हमारे पास फैटी, उसमें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और जो हमारे पास क्या लेगा, लीन मीट, कि जब हम मीट वगैरह जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल फ्री मीट या उसमें जब कोलेस्ट्रॉल फैट्स कम होता है उस मीट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीन मीट। तो ये हमने न्यूट्रिएंट जो है किस नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को हमने ये न्यूट्रिएंट प्रिस्क्राइब करनी है। इसके बाद लिखा है कि sometime fluid should be restricted as determined by nephrologist, कि किडनी डिजीज में कभी कभार हम फ्लूइड नहीं देते, लेकिन ये डिटरमाइन करेगा नेफ्रोलॉजिस्ट, ये डिटरमाइन होगा पेशेंट की नीड के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास सम टाइम प्रोटीन लेवल शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज एज डिटरमाइंड बाय नेफ्रोलॉजिस्ट, और उस पर्सन की नीड के मुताबिक उसका जो प्रोटीन नीड्स है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और ये डिसाइड करेगा कौन, नेफ्रोलॉजिस्ट। इसके बाद हमारे पास रेयरली शुड पोटाशियम और फास्फोरस बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली इफ किडनी आर फेलिंग एंड एज डिटरमाइंड बाय नेफ्रोलॉजी, और पोटाशियम और फास्फोरस को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसकी मिकदार को भी इंतई कम किया जाता है, डिपेंड करता है किडनी के फंक्शन पे, और नेफ्रोलॉजिस्ट अगर उसको प्रिस्क्राइब करें। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्लाइड्स हैं वो है आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है, इनीमिया हमारे पास जब आरबीसीज वगैरह की फॉर्मेशन कम होती है इसको इनीमिया कहते हैं। अगर ये आयरन डिफिशियंसी की वजह से हो जाए तो फिर इसे क्या कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। आपको पता है आयरन हमारे हेमोग्लोबिन में होते हैं और हेमोग्लोबिन आरबीसी के साथ अटैच होता है। तो अगर आपके बॉडी में आयरन है नहीं तो आपके पास हेमोग्लोबिन नहीं होगी और आपके पास आरबीसी फॉर्मेशन सही से नहीं होगी। आयरन डिफिशियंसी इनीमिया अकर व्हेन योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन। आयरन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प यू गेट इनफ ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। योर बॉडी यूजेस आयरन टू मेक हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ योर रेड ब्लड सेल। हेमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर बॉडी। कहते हैं कि आयरन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। आयरन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को इधर उधर लेकर जाता है। किस तरह, क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। हेमोग्लोबिन का हीम पोर्शन वो आयरन है हमारे पास, और यही हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इधर उधर लेकर जाता है। लेकिन क्या होगा, इफ यू डू नॉट हैव इनफ आयरन योर बॉडी मेक फीवर एंड स्मॉलर रेड ब्लड सेल, कि अगर आपकी बॉडी में आयरन नहीं है सफिशिएंट तो आपकी बॉडी आरबीसी वो शेप भी कम होगा उसका और उनकी तादाद भी कम होगी। ये आरबीसी आपके पास फॉर्म करेगा। देन योर बॉडी हैज लेस हेमोग्लोबिन एंड यू कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, और फिर आपकी बॉडी में हेमोग्लोबिन भी कम होगे, आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी को सही से नहीं मिलेगा, और इस कंडीशन को कहते हैं आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। इसमें हमारे पास वो फूड जिसमें आयरन ज्यादा होता है उसमें सीरियल्स, पंपकिन, एप्रिकॉट, पोटैटो, स्पिनिच, नट्स, एग्स, लिवर एंड गवावा। तो ये हमारे पास वो तमाम फूड्स है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। लिहाजा आयरन डिफिशियंसी वाले पेशेंट को इसका कहते हैं कि वो ये फूड ज़्यादा लिया करे, और नॉर्मली भी हमें ये फूड जो हमारे पास है इसको नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल में लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में आयरन की जो मिकदार है वो नॉर्मल रहे। तो ये हमारे पास जो है यूनिट का था एक छोटा सा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।